अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा लेक्चर जो है इसमें हम इंटीगुमेंट्री सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट की बात करेंगे। और जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें जो प्रॉपर इंटीगुमेंट्री सिस्टम है वो एज सच मौजूद नहीं होता है, लेकिन वो काफ़ी एस्पेक्ट से जो है वो वर्टिब्रेट सिस्टम से डिफरेंट होता है। उनमें जो सिस्टम मौजूद होता है वो ज़्यादातर सिंसेशियम की फॉर्म में होता है, जो प्रॉपर स्किन है वो उनमें मौजूद नहीं होती। लेकिन जब हम वर्टिब्रेट इंटीगुमेंट्री सिस्टम की बात करते हैं तो उससे मुराद हमारी स्किन होती है। तो वर्टिब्रेट में हमारे इंटीगुमेंट सिस्टम को स्किन का नाम दिया जाता है। मैं ये भी बता चुकी हूँ कि स्किन की ये करेक्टरिस्टिक है कि स्किन लिविंग होती है, बॉडी के साथ साथ ग्रो करती है। इसमें ब्लड वेसल्स, नर्व्स वगैरह यानी सेंसेस होती हैं। एज यू ऑल नो दैट स्किन एक्ट एज एन सेंसरी ऑर्गन इन आवर बॉडी। हम स्किन से फील कर सकते हैं, तो ये हमारी बॉडी का सेंसरी ऑर्गन। इट मीन्स कि इसमें नर्व्स मौजूद हैं। इसके अलावा स्किन के पार्ट्स हैं जैसे कि एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। सबसे पहले जो जॉलेस फिशेस हैं उनकी हम बात करेंगे। तो जॉलेस फिशेस जो हैं इनमें लैम्प्रे और हैग फिशेस आ जाती हैं, और इनमें बहुत से जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं वो मौजूद होते हैं। इसकी वजह क्या है कि ये इनकी बॉडी को स्लाइमी अपीयरेंस देती है। बहुत सी जो जॉ फिशेस हैं उनमें ये, अगर आप ये देखें जॉलेस फिशेस की स्किन का क्रॉस सेक्शन, तो आपको जो सबसे प्रोमिनेंट चीज़ इसमें नज़र आएगी वो है म्यूकस ग्लैंड्स, म्यूकस सेल्स, जो बहुत सा म्यूकस सिक्रेट करते हैं। और इस म्यूकस की वजह से ये जो स्किन है ये स्लाइमी होती है। और इन ग्लैंड्स के ऊपर जो है वो एक क्यूटिकल मौजूद है, जो कि ये म्यूकस ग्लैंड्स और क्यूटिकल मिलकर एपिडर्मिस बनाते हैं। और इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके बाद डर्मिस और एपिडर्मिस पाई जाती है। इसके बाद अगर हम सेकेंड क्लास ऑफ फिशेस, जो कि हमारे पास कार्टिलेजिनस फिशेस हैं जिनमें शार्क्स वगैरह आ जाती हैं, इनकी स्किन जॉलेस फिशेस से इस तरह से डिफरेंट है कि ये इनकी स्किन पर आपको बहुत से इनकी स्किन की अपीयरेंस सैंड पेपर लाइक होती है, यानी स्मूथ नहीं होती, बल्कि उसमें वो रफ़ होती है। और ये रफ़ क्यों है? बिकॉज ऑफ कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर जो कि हल्के हल्के से इनकी बॉडी के ऊपर मौजूद होते हैं। और ये एक्चुअल क्या होते हैं, होता यह है कि इनके जो डर्मिस है उसमें कुछ स्मॉल प्लेकॉइड स्केल मौजूद होते हैं जिनको हम डेंटिकल्स का नाम देते हैं। डेंटिकल की अपीयरेंस बहुत ज़्यादा टीथ लाइक है। अगर आपने टीथ का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो अगर आप देखें तो ये एनिमल है, उसके बाद ये हार्ड बोनी स्ट्रक्चर डेंटाइन है, और उसके बाद पल्प है। तो इनमें डेंटिकल का एग्जैक्टली यही स्ट्रक्चर होता है। और ये जो एनिमल और डेंटाइन है ये काफ़ी टफ सा स्ट्रक्चर है, ये स्किन से उभरा हुआ है। आप जैसे देख सकते हैं कि एपिडर्मिस से बाहर को निकला हुआ है, ऐसे ही ये बहुत सी जो डेंटिकल्स हैं ये इनकी स्किन से बाहर निकले होते हैं और स्किन को जो है वो रफ़ अपीयरेंस देते हैं। और इनकी स्किन जो है वो सैंड पेपर लाइक उसकी अपीयरेंस होती है। और इसके बाद अलावा इनमें पिगमेंट सेल्स भी काफ़ी मौजूद होते हैं। और ये पिगमेंट सेल जो है जिसकी वजह से स्किन जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं उनमें बहुत ज़्यादा कलर्स की वैरायटी पाई जाती है, यानी ये मुख्तलिफ कलर्स जो है वो ऑर्गेनिज्म को देते हैं। इसके अलावा डेंटिकल्स जो हैं वो क्योंकि लिविंग है, उसमें पल्प मौजूद है, तो ये बिल्कुल टीथ की तरह बॉडी के साथ साथ ग्रो करते हैं, लेकिन बिल्कुल टीथ ही की तरह। जैसे टीथ एक दफ़ा मेच्योरिटी अटेन कर लें तो उसके बाद वो बड़े नहीं, साइज़ में बड़े नहीं होते। एग्जैक्टली उसी तरह ये डेंटिकल्स भी देन साइज़ में बड़े नहीं होते हैं। और ये अक्सर जो है कार्टिलेजिनस फिशेस ये जो डेंटिकल्स हैं वो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है तो ये वॉर्न आउट हो जाते हैं, यानी ख़राब हो जाते हैं और इनकी शार्पनेस जो है वो कम हो जाती है। इसके बाद आ जाती है बोनी फिशेस। तो बोनी फिश की स्किन की सबसे बड़ा जो करेक्टर है वो है स्केल। यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो बोनी फिश है इसमें ये जो डर्मल स्केल मौजूद है, जो कि यहाँ पर वाइट कवरिंग में दिखाया गया, और डर्मल स्केल के ऊपर जो है वो एपिडर्मिस मौजूद होती है। बेसिकली एपिडर्मिस की एक थिन लेयर मौजूद होती है। बेसिकली क्या होता है कि इनका जो डर्मिस है वो ही एक्सटेंडेड होती है इन दी फॉर्म ऑफ स्केल, और स्केल के ऊपर थिन एपिडर्मिस जो है वो मौजूद है, और इनके नीचे इनको सपोर्ट कर रही होती है हाइपोडर्मिस।
स्केल जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है बोनी फिशेस की, और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि स्केल जो है वो फ़िश के साथ साथ ग्रो करते हैं, और फ़िश को जो है वो शट ऑफ नहीं करने पड़ते ये स्केल, जिसकी वजह से अक्सर ये जो ग्रोथ लाइंस होती हैं जैसे जैसे ग्रो करते हैं ये स्केल भी ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से फ़िश की बॉडी के ऊपर खास किस्म की ग्रोथ लाइंस बन जाती हैं, और ये ग्रोथ लाइंस जो हैं वो फ़िश की एज डिटर्मिन करने में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। डर्मिस जो है वो बहुत रिच सप्लाई होती है उसमें ब्लड कैपिलरीज़ की, और जिसकी वजह से जो रेस्पिरेशन है वो भी डर्मिस के ज़रिए पॉसिबल होती है। एक और फंक्शन भी जो एपिडर्मिस का है वो ये है कि एपिडर्मिस के पास म्यूकस ग्लैंड्स अगेन बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि हमने पहले जॉलेस फिशेस में पढ़ा था, वैसे ही बोनी फिशेस में भी म्यूकस ग्लैंड ज़्यादा हैं, और यहाँ पर इनका बेसिकली काम जो है वो बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन से बचाना है, और सेकेंडली जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के पॉइज़न सिक्रीट करती हैं ताकि बाकी फ़िशेस जो हैं वो इनसे दूर रहें। तो ये जो करैक्टर है ये पाया जाता है बोनी फिशेस में कि इनकी बॉडी पर हाँ स्केल मौजूद होते हैं। तो आपने इसको इसी तरह से याद कर लेना है, जैसे कि जॉलेस फिशेस में ज़्यादा म्यूकस ग्लैंड्स हैं, उनकी स्किन स्मूथ होती है, स्लाइमी होती है, जबकि जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं उनकी स्किन बहुत खास है, उसके ऊपर डेंटाइन मौजूद है, और जो बोनी फिशेस हैं उनकी स्किन भी इक्वली स्पेशल है क्योंकि उनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स मौजूद होते हैं। अब अगर हम अपनी स्टोरी का रुख एम्फीबियंस की तरफ लेकर आएँ तो ये बिलीव किया जाता है फाइलोजेनेटिकली दैट एम्फीबियंस आर द एंसेस्टर ऑफ डिसेंडेंट्स ऑफ फिशेस। और कौन से ग्रुप है फ़िश का एम्फीबियंस जिसके बारे में स्पेकुलेट किया जाता है दैट दे विल बी द पॉसिबल कैंडिडेट टू बी एंसेस्टर ऑफ amphibians? They are the bony fishes. So you can see that the skin of the amphibians show modification of the skin of bony fish. Like it seems that primarily this skin was like the bony fish skin, but later on it has transformed itself as the amphibian skin, because amphibians are thought to live in the fresh water, in the water and in the land as well. So their skin also show modification to live in the land and in the in the water environment. So what happened with the amphibian fishes, or what is particular about the amphibian skin is that as you can see in this diagram, amphibian यहाँ पर ये जो green में दिखाया गया है that is the epidermis. Just below the epidermis there are pigment layer. Now this pigment layer is very important because it helps in the more keratinization, more pigmentation of the skin. As you can see that most of the amphibians like frog, toads, they are dark in color. Why they are dark in color? Due to this pigment layer. This pigment layer secrete keratin, and the special thing about the keratin is that the more darker skin you have, you are more protected than, from the sun abrasive damage, sun ultraviolet radiations. आपकी skin जो है वो ultraviolet radiation से ज़्यादा बच सकती है अगर आपके पास ज़्यादा पिगमेंट ज़्यादा मिकदार में केराटिन मौजूद है. So this is the main adaptation, one of the most important adaptation जो कि एम्फीबियंस को अलाउ करती है कि वो वाटर से बाहर आएँ और टेरेस्ट्रियल लाइफ जो है वो स्पेंड कर सकें, क्योंकि वो सन से उनके पास एक शील्ड है जो उन्हें सन से प्रोटेक्ट करी है, सन की यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करी है, और वो है ये एक्स्ट्रा केराटिन. इसके अलावा जो एक और एडेप्टेशन है वो ये है कि इनकी जो डर्मिस है उसमें बहुत ज़्यादा म्यूकस ग्लैंड पाए जाते हैं. एज़ अगर किसी ने भी फ्रॉग को कभी पकड़ने की कोशिश की हो या कि देखा हो कि कोई से पकड़ा हो तो वो बहुत स्लिपरी होते हैं, एकदम से फिसल जाते हैं हाथ से. उसकी वजह क्या है? दैट the skin is enriched with the mucus glands, and these mucus glands secrete lots of mucus, and probably you have learned about it that frogs and the other amphibians can also respire through their skin because of this characteristic कि उसमें बहुत ज़्यादा mucus है, उनकी skin जो है वो soft है, moist है, जिसकी वजह से उनकी skin के ज़रिए respiration जो है वो हो सकती है. तो ये इनमें mucus gland हैं, serous glands हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के glands मौजूद हैं जो कि इनकी skin को soft और moist appearance जो है वो देते हैं.
अब देन अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स की स्किन जो है वो एम्फीबियन की स्किन से काफ़ी डिफरेंट है इन द सेंस कि रेप्टाइल जो हैं वो ट्रू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनकी स्किन बहुत रफ है, हार्ड है। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि रेप्टाइल की स्किन में किसी किस्म के ग्लैंड्स मौजूद नहीं होते और इनकी स्किन बहुत रफ होती है, ड्राई होती है। और क्योंकि जो एम्फीबियंस हैं वो वाटर बॉडी के आसपास रहते हैं, आपको सिर्फ रेनी सीज़न में इसीलिए नज़र आते हैं क्योंकि इनकी स्किन इतनी मॉइस्ट है कि वो ड्राई सीज़न में टॉलरेट नहीं कर सकते। बट दैट इज़ नॉट केस विद रेप्टाइल्स, दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग रेप्टाइल्स एज द ट्रू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स दैट दे कैन लिव विदाउट वाटर। वो उन्हें अपनी ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि वाटर होगा तो वो सर्वाइव करेंगे, वो वाटर के बगैर भी ज़िंदा रह सकते हैं। और उनके सक्सेसफुल होने में एक बड़ा राज जो है वो उनकी स्किन है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इनकी एपिडर्मिस बहुत थिक है और यही वजह है कि इनकी स्किन बहुत थिक होती है। एपिडर्मिस जो है उसके 3 पोर्शंस हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम, ग्रैन्युलोजम और जर्मिनेविटम। और ये जो तीनों लेयर्स हैं ये मिलकर जो है इसको बहुत थिक अपीयरेंस देती हैं स्किन को। इसके बाद जो है वो डर्मिस की लेयर है। अगेन डर्मिस की लेयर में भी बहुत से पिगमेंट्स मौजूद हैं, इसमें नर्व्स एंडिंग भी हैं, इसमें ब्लड वेसल्स भी हैं। और ये जो पिगमेंटेड लेयर है ये अगेन क्या काम करेगी, वही काम जिसने एम्फीबियंस में किया था। यानी आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर रेप्टाइल्स भी बहुत ज़्यादा डार्क कलर के होते हैं। लेकिन रेप्टाइल की एक और करेक्टरिस्टिक भी है कि रेप्टाइल्स हैव टू शेड ऑफ देयर स्किन। ज़्यादातर रेप्टाइल्स जो हैं वो अपनी स्किन को जो है वो शेड करते रहते हैं, मोल्टिंग होती रहती है ग्रो करने के लिए। और ये तभी पॉसिबल है कि ये क्योंकि इनकी स्किन बहुत ज़्यादा हार्ड है, सो दे हैव टू शेड ऑफ इट। और उसके ज़्यादातर जो चीज़ उतरती है वो इनकी एपिडर्मिस है, क्योंकि डर्मिस लिविंग होती है लेकिन एपिडर्मिस जो है वो बहुत ज़्यादा कैरेटिनाइजेशन की वजह से वो डेड हो चुकी होती है, उसके सेल डेड होते हैं, इस वजह से इसको रिमूव करना पड़ता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दी स्किन ऑफ रेप्टाइल्स। आप लोग इसको पढ़ें और इसको ज़रा अच्छा सा तैयार करें, ये कोशिश करें डायग्राम्स भी ड्रॉ करें। ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली ऐसे ही डायग्राम हो जैसे कि बनी गई हैं, लेकिन ये कोशिश करें कि डायग्राम जो आप बनाएं वो उसमें उसकी लेबलिंग अच्छी तरह से हो और वो प्रॉपर मीनिंग जो है वो कन्वे करें। थैंक यू वेरी मच।